नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने नेपालियों के ही कान खड़े कर दिए हैं। उनसे बयान वापस लेने को कहा जा रहा है, जवाबदेही की मांग हो रही है। इस एक बयान से भारत नेपाल सीमा विवाद पर फिर से बहस छिड़ गई है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का जिक्र फिर से हो रहा है। नेपाल ने भारत से सीमा विवाद में चीन को तो पहले ही घसीट लिया था, अब बालेन शाह ब्रिटेन का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इस विवाद को ब्रिटेन ही सुलझा सकता है। आप सोचिए, सीमा विवाद और ब्रिटेन। तो आज बालेन शाह के इस बयान की बात करेंगे, समझेंगे कि रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद कैसे पैदा हुआ और क्या इस बयान से बालेन शाह ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने 31 मई को पहली बार देश की संसद को संबोधित किया। तभी उन्होंने भारत से जुड़े एक सवाल का जवाब भी दिया, जिस पर नेपाल में विवाद खड़ा हो गया है। शाह ने दावा किया कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक तपाईहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच रहेका छौं। बालेन शाह ने आगे बताया कि वो सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के अलावा ब्रिटेन के साथ भी लगातार कांटेक्ट में है। ब्रिटेन इस मुद्दे को सुलझा सकता है क्योंकि ये उसी समय का विवाद है जब भारत में ब्रिटेन का शासन था। इन सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति से ही सुलझाया जा सकता है, ऐसा बालेन शाह का कहना है। बयान आने की देरी ही थी कि नेपाल के अंदर ही बालेन शाह की आलोचना होने लगी। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि या तो बालेन शाह अपनी बात का कोई सबूत दें या फिर उनके बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटा लिया जाए। पीएम शाह के बयान के कुछ देर बाद ही विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट विश्व प्रकाश शर्मा ने एक्स पर लिखा, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलने से पहले दर्जनों बार सोचना चाहिए। संवेदनशील कूटनीतिक मामलों में समझदारी बहुत जरूरी है। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा ने भी शाह के बयान पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा, दो देशों के बीच सीमा विवाद है, ये बात मानना एक अलग बात है, लेकिन नेपाल ने कभी भी भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है तो उन्हें इसका सबूत दिखाना चाहिए। उन्हें तुरंत गलती मानते हुए भारत की जमीन उसे लौटा देनी चाहिए। शाह के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद नेपाली सरकार सफाई देने में जुट गई। डैमेज कंट्रोल मोड शुरू हुआ। सरकार ने कहा कि बालेन शाह का इशारा भारत के साथ सीमा पर मौजूद नो मैन्स लैंड में होने वाले अतिक्रमण और सीमा पार कब्जों की तरफ था, न कि किसी नए क्षेत्रीय दावे की तरफ। दो देशों के बीच नो मैन्स लैंड जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जो दोनों में से किसी भी देश के हिस्से में नहीं माना जाता। अक्सर सीमा विवाद या फिर बड़ी लड़ाई के बाद इस तरह के बफर जोन्स बनाए जाते हैं ताकि घुसपैठ या झगड़े की गुंजाइश जो है वो कम हो जाए। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक दूसरे देश के नागरिक रह रहे हैं, यानी नेपाली नागरिक उस जमीन पर खेती कर रहे हैं या रह रहे हैं जो कागजों में भारत की सीमा में आती है। वहीं कुछ भारतीय नागरिक ऐसी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से नेपाल के हिस्से में है, ऐसा उनका कहना है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। नेपाली मीडिया काठमांडू पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 274 जगहें ऐसी हैं जहां नेपाल के लोग उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नेपाल में ऐसी 668 जगहें हैं जहां या तो भारतीय नागरिक खेती कर रहे हैं या किसी न किसी तरह जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ने 15 ऐसी जगहें बताई हैं जिन्हें नेपाल ने भारतीय अतिक्रमण की कैटेगरी में डाला है। माने नेपाल का दावा है कि भारत ने इन इलाकों में अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नेपाली पीएम बालेन शाह के बयान पर पूरा विवाद खड़ा ही इसलिए हुआ क्योंकि उनसे 3 अहम जगहों के बारे में पूछा गया था, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। ये वो 3 जगहें हैं जिस पर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। इस लिस्ट में एक चौथी जगह भी है जिसे जोड़ा जाता रहा है, सुस्ता।
भारत और नेपाल के बीच 1750 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जिन जगहों पर विवाद है उनमें से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उत्तराखंड बॉर्डर पर है, जबकि सुस्ता नेपाल की दक्षिणी सीमा पर है, बिहार की तरफ। भारत नेपाल सीमा का निर्धारण 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। तब नेपाल में शाह राजवंश का शासन था। इसकी बुनियाद पृथ्वी नारायण शाह ने रखी थी। पृथ्वी नारायण शाह 1743 में गोरखा साम्राज्य के राजा हुए। उस समय नेपाल अलग अलग रियासतों में बटा था। उन्होंने उसका एकीकरण किया। इन सारी रियासतों को मिलाकर 1768 में नेपाल साम्राज्य की नींव रखी गई। पृथ्वी नारायण शाह ही नेपाल के पहले राजा हुए। उनका साम्राज्य पूर्व में सिक्किम और पश्चिम में गढ़वाल और कुमाऊं तक फैला हुआ था। इस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। मद्रास, बम्बई और कोलकाता में उनके बेस तैयार थे। अब वे उत्तर भारत में दबदबा कायम करने की फिराक में थे। उसी दौरान उनका नेपाल से विवाद हुआ। तिब्बत के साथ व्यापार में मुश्किल पैदा हो रही थी और आखिरकार नवंबर 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी थी। 2 बरस बाद वो लड़ाई खत्म हुई और अंत में नेपाल को सरेंडर ही करना पड़ा। फिर 1816 में ईस्ट चंपारण के सुगौली में एक संधि हुई। इसमें नेपाल की सीमा तय की गई। सुगौली संधि के 5वें अनुच्छेद में यह दर्ज था कि नेपाल काली नदी के पश्चिम के इलाकों पर से अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ रहा है। इस तरह काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा बन गई, जबकि पूरब में मेची नदी को सीमा बनाया गया। मेची को लेकर अभी तक कोई विवाद सामने नहीं आया है, लेकिन काली नदी पर पेंच फंसा हुआ है। असली विवाद इस नदी के उद्गम को लेकर है कि नदी शुरू कहाँ से मानी जाए। काली नदी महाकाली की सहायक मानी जाती है। अब महाकाली की 2 धाराएं हैं। एक लिप्याधुरा से निकलती है जो उत्तराखंड में है, जबकि दूसरी धारा लिपुलेख से निकलती है। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत का ट्राई जंक्शन है। लिपुलेख से होकर ही चीन के मानसरोवर जाने का एक रास्ता है। सुगौली संधि में कोई नक्शा नहीं लगाया गया था और न ही ये बताया गया था कि इस नदी का उद्गम कहाँ होगा। इसलिए इसके निर्धारण को लेकर हमेशा असमंजस बना ही रहा। नेपाल कहता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, क्योंकि काला पानी और लिपुलेख लिम्पियाधुरा के पूर्व में है। इसलिए लिम्पियाधुरा से काला पानी और लिपुलेख तक का लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसका है, ये नेपाल का दावा है। नेपाली अधिकारी ये कहते रहे हैं कि सुगौली संधि के बाद बनाए गए कई मानचित्र काला पानी को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भी स्थानीय लोगों ने कई सालों तक नेपाल को टैक्स दिया। भारत कहता है कि काली नदी की शुरुआत लिम्पियाधुरा से बहुत नीचे कहीं है, काला पानी के पास में। नक्शे में उत्तर की तरफ की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और तो और लंबे समय से उस इलाके का कंट्रोल भारत के पास रहा है। 1962 युद्ध के दौरान भारत ने इस इलाके में अपनी फौज भी तैनात की थी। तब भी नेपाल ने नहीं कहा कि हमारे इलाके में आपकी फौज क्या कर रही है, इसलिए ये इलाका तो हिंदुस्तान का हुआ, भारत ऐसा कहता है। अब सुस्ता को लेकर क्या झगड़ा है? सुस्ता नेपाल की दक्षिणी सीमा पर है, बिहार से लगा हुआ। 1816 की सुगौली संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके मुताबिक नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का। जिस समय संधि पर हस्ताक्षर हुए उस समय सुस्ता का इलाका इस नदी के पश्चिम में ही था, लेकिन जैसे जैसे नदी ने अपना रास्ता बदला सुस्ता नदी के पूर्व में चला गया। क्योंकि सुगौली संधि के मुताबिक नदी के पश्चिम का इलाका भारत का था, इसलिए ये इलाका दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना। अब दावे हो गए सारे। विवाद कब शुरू हुआ? सुगौली संधि के 175-180 साल तक सीमाओं को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। 1950 में भारत ने नेपाल के साथ एक मैत्री संधि भी की। इसमें सीमाओं को खुला रखने पर सहमति बन गई कि जब इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन है तो क्यों इसमें बाड़ लगाना। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते थे, काम कर सकते थे। मगर 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आया और फिर संसदीय चुनाव का रास्ता साफ हुआ। तब नेपाल सरकार ने भारत के साथ सीमाओं का मामला उठाना शुरू किया। कई बार कमिटीज़ भी बनाई गई मगर कोई ठोस हल नहीं निकला। फिर आया 2019 का साल। 5 अगस्त को भारत ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। इसमें कुछ ही दिनों बाद भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी इस नक्शे में काला पानी को भारत में दिखाया गया। नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी पोजीशन ये है कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजों, तथ्यों और सबूतों के आधार पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुलझाने चाहिए। इसके एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, कहा कि हमारा नक्शा भारत की संप्रभु सीमा को दर्शाता है। नए नक्शे में नेपाल की सीमा के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया। हमने एक्सटर्नल बॉर्डर्स को नहीं बदला है, हमने तो अपने स्टेट्स के अंदर एक रीऑर्गेनाइजेशन किया है।
18 नवंबर 2019 को नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि काला पानी का इलाका नेपाल का है, भारत को तत्काल प्रभाव से अपने सैनिकों को वहां से निकाल लेना चाहिए। फिर 8 मई 2020 को भारत ने धारचूला को लिपुलेख से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस पर भी आपत्ति जताई, कहा कि ये सड़क नेपाल की सीमा में होकर गुजर रही है। भारत ने कहा कि ये इल्ज़ाम गलत है, सड़क पूरी तरह से हिंदुस्तान की हद में बनी है। सड़क के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद केपी शर्मा ओली ने भाषण दिया। उन्होंने भारत को काफ़ी बुरा भला कहा और ये भी आरोप लगा दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे भारत है। इस भाषण के एक दिन बाद नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। उसने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा दिखाया। 15 मई 2020 को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने दावा किया था कि नेपाल ये सब किसी और के कहने पर कर रहा है। उस समय उनकी इस टिप्पणी को इस संकेत के तौर पर देखा गया था कि नेपाल चीन के इशारे पर काम कर रहा है। इसके बाद जब जब केपी शर्मा ओली सत्ता में आए, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद उठता रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले बालेन शाह ने काठमांडू का मेयर रहते हुए ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने दफ्तर में लगा रखा था। इसमें भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। उनके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जब भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया, तो बालेन शाह की सरकार ने इस पर भी आपत्ति जताई। हालांकि उनके ताज़ा बयान पर पूरे नेपाल में अब उनकी आलोचना हो रही है। भारत में नेपाल के राजदूत रहे नीलांबर आचार्य ने कहा, नेपाल के भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण के कोई सबूत या जानकारी मौजूद नहीं है। दोनों देशों के बीच 97% सीमा विवाद सुलझाए जा चुके हैं। कुछ इलाकों में किसानों के एक दूसरे देशों की ज़मीन इस्तेमाल करने की घटनाएं ज़रूर हो सकती हैं। JNU के प्रोफेसर रह चुके और साउथ ईस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट SD मुनि ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बालेन शाह इस बात को खुलकर स्वीकार करने के लिए बधाई के पात्र हैं कि भारत नेपाल सीमा विवाद एक तरफा नहीं है। सुस्ता इलाके में नदी का रास्ता बदलने की वजह से नेपाल का कब्जा उस जमीन पर है जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने या अंतर्राष्ट्रीय बनाने की उनकी कोशिशें शायद उल्टा असर डालेंगी। ये समस्या के समाधान को और मुश्किल बना सकती हैं। तो आपने अब तक इतिहास जाना, ये जाना कि जानकार इस पर क्या कह रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बड़ी खबर को हम यहीं विराम देते हैं और अब सुर्खियों की बारी है। अमेरिका ईरान के बीच कागज पर सीज़फायर अभी भी कायम है, पर ज़मीन पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। 30 और 31 मई को अमेरिका ने ईरान के गोरूक और किश्म द्वीप पर हवाई हमले किए थे। अमेरिका का दावा है कि ये हमले सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में किए गए, क्योंकि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे उनके एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था। ईरान ने इन अमेरिकी हमलों का जवाब भी दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC का दावा है कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिका से जुड़े एक एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि उसने ये हमला सिरिक आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया है, जिसमें आइलैंड के एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया था। सिरिक आइलैंड ईरान के दक्षिणी तट से करीब 65 किलोमीटर दूर है। ईरान ने लोकेशन तो नहीं बताई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने जिस एयरबेस पर हमला किया वो कुवैत में हो सकता है, क्योंकि 1 जून की सुबह कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। इस तनाव के बावजूद अमेरिका ईरान में से किसी ने भी सीज़फायर से खुद को आधिकारिक तौर पर अलग नहीं किया है। दोनों के बीच बातचीत अभी भी जारी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेगोशिएटर्स एक डील की रूपरेखा तक पहुंच चुके हैं, फ्रेमवर्क बन चुका है, बस अंतिम मुहर लगानी अभी बाकी है। इन सब के बीच लेबनान एक बड़ा पेंच बना हुआ है। ईरान का कहना है कि लेबनान में युद्ध खत्म होना किसी भी डील के लिए ज़रूरी शर्त है, लेकिन इजराइल लेबनान में लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। ताज़ा खबर यह है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कासल पर दोबारा कब्जा कर लिया है। कासल यानी किला। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस किले पर इजरायली झंडा लहरा रहा है। यह किला रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है। ये दक्षिणी लेबनान में है, लितानी नदी की घाटी के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इजराइल की सरहद से 14.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उस पूरे इलाके पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। इस किले का इतिहास करीब 900 साल पुराना है। इसे क्रूसेडर्स यानी धर्म युद्ध लड़ने वाले ईसाइयों ने बनवाया था। 44 बरस पहले साल 1982 में इजराइल ने इस किले पर पहली बार कब्जा किया था। तब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के लड़ाके इस किले पर काबिज थे। इजराइल की एलीट गोलानी ब्रिगेड ने एक मुश्किल जंग के बाद इस पर कब्जा किया था। इजराइल ने पूरे 18 साल यानी 1982 से 2000 तक इस किले में अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाए रखी। इन 18 सालों में हिजबुल्लाह और दूसरे चरमपंथी गुट इस किले पर लगातार गुरिल्ला हमले करते रहे। इजरायली सैनिकों के लिए वहां ड्यूटी करना
कभी भी आसान नहीं था। इस किले के नाम पर बीफोर्ट नाम की एक मशहूर फिल्म भी बनी थी, जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। साल 2000 में जब इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई तो ये किला भी खाली कर दिया। 26 साल बाद इजरायली झंडा एक बार फिर इस किले पर लहरा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे एक निर्णायक जीत बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पकड़ और भी मजबूत करेंगे। लेबनान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इजराइल हिजबुल्लाह से बढ़ते संघर्ष को रोकने की अपील की है। अगली खबर फ्रांस से, जहां एक फुटबॉल मैच में जीत का जश्न दंगे में बदल गया। हुआ यह कि पेरिस सेंट जर्मन PSG क्लब ने हंगरी में हुए एक रोमांचक मुकाबले में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। टीम ने लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। जीत बड़ी थी तो फैंस का झूमना लाजमी था, लेकिन पेरिस समेत फ्रांस के करीब 15 शहरों में जश्न के नाम पर सड़कों पर उतरी भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। दुकानों में लूटपाट हुई, गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई और पुलिस पर पटाखे और पत्थर बरसाए गए। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि इस हिंसा के मामले में अब तक 890 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 45% ज्यादा है। इस बवाल में करीब 180 सुरक्षाकर्मी और 219 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। जश्न के दौरान पेरिस के रिंग रोड पर बाइक दौड़ा रहे एक शख्स की हादसे में मौत भी हो गई। 31 मई की शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने टीम का स्वागत तो किया, लेकिन इस हिंसा की कड़ी निंदा की। वहीं विपक्ष के नेता मरीन ले पेन ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सिर्फ फ्रांस में ही ऐसा होता है जहां किसी फुटबॉल क्लब की जीत पर दंगे भड़क जाते हैं। पिछले साल 2025 में भी PSG की जीत पर ऐसा ही बवाल हुआ था। इसके चलते इस बार मैच के लिए पूरे फ्रांस में 22,000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे, जिनमें से 8,000 अकेले पेरिस में थे, लेकिन ये सुरक्षा भी कम पड़ गई। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।